हेलो। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज किए थे एडाज गुप्ता के 176 क्वेश्चन नंबर से लेकर 196 क्वेश्चन नंबर तक किया था हमने। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, इस चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 197 क्वेश्चन नंबर एडाज गुप्ता कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 197। बहुत ही आसान है। मॉड जेड का स्क्वायर का होल क्यूब किसके बराबर होगा? ये तो बहुत वाहियात सवाल है। ये आप अंदर से बाहर भी मूव कर सकते हैं इसको, ये भी इसके बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन है कि जेड बार का क्यूब का स्क्वायर, ये भी सही है, इसके बराबर भी होगा, क्योंकि मॉड जेड और मॉड ऑफ जेड बार बराबर होते हैं, तो पावर 6 हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा, तो मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का पावर 6, ये भी बराबर है। ठीक है, और ये इसके बराबर है, सब बराबर है। ठीक है, मतलब सिंपल फंडा क्या है, आप पावर को अंदर बाहर कर सकते हैं। मॉड जेड मॉड इक्वल टू उसके कॉम्प्लेक्स, उसके कॉन्जुगेट के मॉड के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मॉड में आपको, आप देखिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, उसको आयोटा से मतलब नहीं है, चाहे वो माइनस आयोटा वाई हो या प्लस आयोटा वाई हो, उसको तो सिर्फ कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट लगाना है, तो सिंपल सा फंडा है, बराबर ही होगा। ठीक है, काफी वाहियात बेसिक सवाल था ये। लिख लीजिए इसको, अगला भाग आते हैं। अगला सवाल है रूट्स ऑफ यूनिटी पर। द इक्वेशन z की पावर 5, z4, z3, z स्क्वायर, z+1 इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाई बाय ऑप्शन दे रखे हैं। सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल फंडा क्या है, ये एक ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन का सम का फॉर्मूला क्या है, बाय फर्स्ट टर्म, इसको मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ। सो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है, इंटू कॉमन रेशियो जो कि z है, माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें ये क्या लिखा है कि मॉड जेड, सॉरी जेड 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर z की पावर 6 इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि 6 रूट ऑफ यूनिटी, 6 रूट निकलेंगे इसके। तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर z की पावर, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, तो z हो जाएगा आपका 1 की पावर 1/n। 1 कितना लिखा हुआ है, कॉस, ये जो आपका 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको लिखेंगे आप लोग 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, ठीक है, की पावर 1/n। अब जैसे 1/n नीचे आएगा तो ये 2 पाई r अपॉन n आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन n, ठीक है, और यहाँ पर r की मूवमेंट होगी 0 से लेकर, ये सब आपके होल नंबर है, और r जाएगा n से 1 कम, यानी कि n-1 तक। ठीक है, तो आपके 6 रूट यहाँ से प्रकट हो जाएंगे। तो z की पावर 6 इक्वल टू 1 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से जो इसके रूट्स आएंगे, z की वैल्यू क्या क्या होगी, cos 2 पाई r अपॉन 6 प्लस आयोटा साइन 2 पाई r अपॉन 6, और r की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक जाएगी। सो ऑप्शंस दे रखा है, एक z इक्वल टू -1, z इक्वल टू +-1 हो तो हट जाएगा, फिर इसमें +1 z1 आएगा नहीं। z इक्वल टू -1 हो सकता है, -1 कब आता है,
जब एंगल की वैल्यू कितनी होती है पाई, ठीक है, मतलब ये पाई हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। हो सकता है पाई कब आएगा, जब आर की वैल्यू ये 3 है ना, तो आर की वैल्यू आपकी 3 आ जाए, ठीक है, तो पाई हो जाएगा, पाई तो आ जाएगा -1, तो एक z इक्वल टू -1। और आपका अंदाजा जैसे बोल सकता है आपको कि -1 की पावर 6 भी कितना होता है 1, ठीक है, तो एक तो -1 आ गया। दूसरा दे रखा ऑप्शन प्लस माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, और दूसरा ऑप्शन है हाफ प्लस माइनस आयोटा √3/2। तो आपको दिमाग लगाना है, आपको पूरी वैल्यू चेक करने बैठी नहीं है 6 की 6, वो तो आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन में इसका y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर और x नेगेटिव है, तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर, और इसको अल्फा देख लेते हैं इसका फर्स्ट एंगल, तो cos 60 है ना, cos 60, तो अल्फा 60 है, तो अल्फा 60 मतलब ये 60 यानी कि कितना है 60 के हिसाब से कितना होगा ये आपका हो जाएगा π/3, सो π/3, हाँ R1 पर आ रहा है। दूसरा माइनस हाफ और आयोटा √3/2, तो जैसे कि बताया आपको जो एम्पलीट्यूड है वो आपका -π से π तक जाता है। सो अगर इसमें अल्फा 60 है तो यहाँ कौन सा होगा π-60, बोले तो 120 कितना होता है 2π/3। ये तो एक्चुअली कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है πr/3, इसको अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो r की वैल्यू ऐसी क्या होगी, जो ये आ जाएगा 2, r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 पर 2π/3 जो कि 120 लिखा हुआ है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है। जो ये वाला ऑप्शन है हाफ यानी कि x पॉजिटिव और y, यहाँ पर एक एंगल आएगा -α बोले तो -π/3, वो तो आने से रहा ना, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो ये वैल्यू आएगा नहीं। बात समझ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, आप तो देखो 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो आपको वैल्यू कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और उसमें से आप सिलेक्ट कर लेना, एक तो ये ऑप्शन है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैंने क्या किया, फटाफट जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड ही है, जेड ही वन ऑफ द रूट्स दे रखे हैं, तो मैंने जेड को इसको देखा, इसमें आर इसका पहला कॉस का लफड़ा, मतलब कॉस का वैल्यू कितना है हाफ है, और साइन √3/2 है, तो कौन से एंगल पर आएगा, cos 60 पर हाफ आता है, साइन 60 पे √3/2 आता है। तो हम लोग को बताया था ना आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, एम्पलीट्यूड, आप तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल लो, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ में कैसे मूवमेंट करता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है π-α, मैं मानो 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा π-60, यहाँ पर उसकी शक्ल कैसे होगी -60, यहाँ पर होगी -π+60, ठीक है। तो ऐसे आप उस अल्फा को यूज करके कोई भी क्वाड्रेंट में जा सकते हो, ठीक है, तो आपका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो इसमें जो प्लस माइनस हाफ है, तो उसमें x प्लस माइनस है, यानी यहाँ और यहाँ, और y ऊपर, तो यानी कि जो भी वैल्यू होगी z वो यहाँ भटक रही होगी। तो यहाँ पर मैंने देखा अल्फा 60, तो अल्फा 60 मतलब कितना होता है पाई के फॉर्म में, तो π/3, तो R1 पर दिख रहा है, दे रहा है ये, मतलब ये पॉसिबल है, तो यानी कि रूट पॉसिबल है। माइनस हाफ यानी कि इस क्वाड्रेंट में कितना होता है π-60, तो यानी कितना हो गया 180 - 60 यानी 120 डिग्री, वो पाई में कितना होगा 2π/3, तो ये भी पॉसिबल है, कब, जब r की वैल्यू 2 होगी, तो मतलब दोनों रूट मिल रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन दिक्कत क्या है, इसमें प्लस वाला लफड़ा सही है, वो तो 60 में मिल रहा है, जो हाफ माइनस आयोटा √3/2 है उसमें y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पर एम्पलीट्यूड कितना होता है -α, मतलब -60 मतलब -π/3, तो r की वैल्यू -1 होगी तभी तो होगा, पर r तो -1 हो सकता नहीं है, बस वही। तो इसमें दोनों ऑप्शन में से एक तो हट ही गया, तो क्या बचा आपका ऑप्शन, ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर आपको ज्योमेट्रिक कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है जेड के फॉर्म में, तो आप फट से उसको सम ऑफ ज्योमेट्रिक लगाकर
nth रूट ऑफ यूनिटी वाला सवाल में बन जाएगा और आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। 199 Z1 Z2 Z3 ऐसे हैं जो पैरेललोग्राम के वर्टाइसिस हैं, ठीक है, इन ऑर्डर। सो क्या सेटिस्फाई होगा? तो बहुत सिंपल सवाल है ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये Z4, तो ऐसे मूवमेंट होगा, ये तो वन ऑफ द मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होगा Z2 माइनस Z1। आर्गेंट प्लेन में पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये अगर हम इसका निकालें वेक्टर, वेक्टर कैसे बनता है? दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। Z3 माइनस Z2, Z4 माइनस Z3, Z1 माइनस Z4। तो ये और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, मतलब एंटी डायरेक्शन में। इसका अगर इस तरफ है तो इसका इस तरफ है, तो होगा क्या? Z1 माइनस Z4 जो होगा वो माइनस होगा Z3 माइनस Z2 के। सिमिलरली Z2 माइनस Z1 होगा वो माइनस होगा Z4 माइनस Z3 के, ठीक है। सो इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका Z1 माइनस को इधर ले आया प्लस Z3 और Z2 प्लस Z4, और इसको देखें तो ये हो जाएगा Z2 प्लस Z4 और Z1 वहाँ फेंका तो Z3 तो प्लस हो गया प्लस Z1, मतलब दोनों बातें सेम लिखी हुई है। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4, तो ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक, खत्म, सिंपल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी थी बस, और कुछ नहीं। अगला सवाल है Z4 की पावर 4 Z माइनस 1 की पावर 4 अगर है कंडीशन। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 200, ठीक है। तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे, या वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है। करिए करिए, सवाल करिए। ओके, तो सिंपल है, ए की पावर 4 इक्वल टू पी की पावर 4 है, एक तरफ ले आते हैं। सो z की पावर 4 माइनस z माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 0। सो ए की पावर 4 माइनस पी की पावर 4 कितना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टूटेगा फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी में, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये ऐसे खुल जाएंगे। तो जेड स्क्वायर कितना हो गया? 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये z कट जाएंगे तो ये तो 1, कोई मतलब ही नहीं है, 1 हटाओ। इसको कितना होगा? 2z माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक रूट दिख गया आपको? z हाफ है, ठीक है, एक करना हो गया हाफ, और टोटल तो, हाँ चलो, इसमें तो बाकी के 2 आ जाएंगे, ठीक है। सो बाकी के 2 आ जाएंगे तो करते हैं। तो इसमें कितना आएगा? इसका डी कितना आ रहा है? 4 माइनस 8 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स में 2 रूट आएंगे। और सब ए बी सी जो है इसके कोएफिशिएंट्स रियल में, तो एक जो रूट आएगा तो दूसरे रूट का कॉन्जुगेट होगा, ये भी क्लियर हो गया। सो इसका z आएगा 2
प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 माइनस 4 यानी कि आयोटा 2 अपॉन 4 यानी 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, सो इसको पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखा जाएगा ये हाफ कॉमा हाफ, और दूसरा होगा हाफ कॉमा माइनस हाफ, और एक होगा हाफ कॉमा 0। तो हाफ हाफ हाफ, एक्स तो हाफ आ रहा है, तो एक्स हाफ मतलब कैसा आएगा आपका, आ जाएगा ये लाइन, ये आपकी एक्स हाफ हो गया। एक पॉइंट हाफ कॉमा 0 ये रहा, एक कॉमा हाफ यहाँ आएगा, और एक आएगा हाफ कॉमा माइनस हाफ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कौन साइड, सॉरी ये दिखा रहा है कोलिनियरिटी, एक लाइन पर आ रहा है। ठीक है, सिंपल लिख लो, बकवास सिंपल है। आंसर आएगा कोलिनियर। ठीक है, सिंपल, आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में ओपन करके सॉल्व करना होता है, आपको फट से उसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन मिल जाएगा। अगला 201 बाई मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 1 है, और तीनों का सम 0 है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल के बारे में जानना है पहले, ट्रायंगल है कैसा। तो ट्रायंगल जो है ये z1, ये z2, ये z3। ठीक है, इससे मुझे कुछ सेंट्रोइड वाली फील आ रही है। सेंट्रोइड क्या होगा सेंटर का, ट्रायंगल का 0,0 यानी कि 0,0, और सेंट्रोइड मतलब सेंट्रोइड कैसे बनता है, जब आप तीन मीडियन को मिलाते हो। ठीक है, तो आप मीडियन को मिलाओगे तो आपका सेंट्रोइड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, HGO यानी कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड अगर एक ही है, तीनों पॉइंट एक है, तो ट्रायंगल क्या बन जाते हैं, मिनिमम कोई भी दोनों में से एक है। अगर तीनों एक लाइन पर लाई करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, पर अगर कोई भी दोनों में से, कोई तीनों में से कोई भी दो एक पॉइंट आ गए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। भाई इसका इन सेंटर निकाल लेते हैं ना। इन सेंटर क्या होगा, ए x1 मतलब ए z1, बी z2, सी z3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब तीनों ही देखो, इसमें मैंने एक्स और दोनों इंक्लूड कर दिया, तो अगर ए बी सी देखें तो मतलब साइड का डिस्टेंस वो तो 1 है, तो 1 तो कॉमन आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा z1 प्लस z2 प्लस z3, वो तो 0 है। यानी कि इन सेंटर किसके बराबर है, इन सेंटर सेंटर के बराबर है, तो बात खत्म हो गई। तो ये क्या हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो आपका मीडियन है वही आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, एल्टीट्यूड होगा तो ये हाफ होगा, ये हाफ होगा, क्योंकि हाफ में काटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये कितना है, 1 है। ठीक है, ये आपका 1 है, तो क्या करें, बस आपको इसका हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, ये 90 डिग्री होगा, तो लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो अंडर रूट में ना, तो यानी कितना जाएगा ये अंडर रूट 3/2, सो ये हाइट हो जाएगी आपकी रूट 3/2। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस, बेस आपका 1 है, और हाइट कितनी आ रही है, हाफ ये इंटू ये है ना, तो हाफ ये और ये यानी कि रूट 3/4। ओके, सो ये जो आपका mod z1 mod z2 mod z3 है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है,
तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब Z1 का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से जो 0 0 आया था ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, डिस्टेंस ओरिजिन से। अच्छा मुझे तो बेस की हाइट चाहिए, बेस का मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो ये 60 डिग्री है। अब ये जो कि आपका जो लाइन है, ये जो मीडियन है, वो एंगल बाइसेक्टर का भी रोल प्ले करेगा क्योंकि उसका इन सेंटर तो 0 0 है। तो 60 कितना हो जाएगा 30, सो ये जो एंगल है 30 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी है ना, ये चलो ये निकाल लेते हैं। और मुझे ये पता है, मतलब मुझे क्या पता है, हाइपोटेनस पता है 1, तो मैं cos 30 लगा दूंगा। cos 30 कितना हो गया √3/2, तो √3/2 वैल्यू आ जाएगी। √3/2 तो ये भी √3/2 होगा ना क्योंकि मीडियन है, तो √3 हो जाएगा बेस। रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो ये भी √3 हो जाएगा। ये √3 आ गया, ये पता है, हाइपोटेनस लगाऊंगा, अरे वो हाइपोटेनस लगा दूंगा तो फट से इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है। तो आपका आ जाएगा हाफ, हाइट कितनी है बेस, उसकी हाइट 3/2 है और बेस की वैल्यू √3 है, तो 3√3/4 आ जाएगा। ठीक, लिख लीजिए इसको। 202 z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इक्वल टू 4 है। तो क्या शो कर रहा है, पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट लाइंस, none ऑफ दिस। 202 सिंपल, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो z में लिया x प्लस आयोटा y, सो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। सो x प्लस आयोटा y माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1 मॉड इक्वल टू 4। मॉड अंडर रूट में आएंगे तो उसको स्क्वायरिंग करके लिख दिया, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ओपन करते हैं, इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 16, ठीक है। सो इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर 15y स्क्वायर प्लस 34y माइनस 15 प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सर्कल खत्म। सर अच्छा, इसका कोई मुझे सेंटर कितना आएगा, तो फंडा क्या होता है, पहले डिवाइड बाई 15 कर दो आप, है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 अपॉन 15 वाई प्लस 1। सो इसका सेंटर हो जाएगा माइनस हाफ ऑफ एक्स टर्म, वो तो आपका 0 है, ठीक है, और माइनस हाफ ऑफ यानी कि माइनस 17 अपॉन वाई, तो वो सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 17/15 का होल स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी माइनस 1, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 32 64 8 अपॉन 15, रेडियस आ जाएगा 8 अपॉन 15, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो आंसर आएगा इसका सर्कल, ठीक है। 203 वही मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 मॉड z4 बराबर है, और z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 इक्वल टू 0 है। तब होता है ना कि क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रेपेजियम, तो मॉड बराबर बराबर है और सबका जो है z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 वो 0 है, ठीक है। तो अगर इन जनरल बात करें तो सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर है। z1 का मॉड z2 का मॉड z3 का मॉड z4 का मॉड बराबर है,
रेक्टेंगल स्क्वायर में फर्क इतना होता है कि साइड्स की सबकी साइड्स बराबर होती हैं और जो डायगोनल्स हैं 90 पर मीट नहीं करते, रेक्टेंगल में स्क्वायर में करते हैं। सो ये बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि सभी साइड्स में बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अगला 204, 203 का आंसर आएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल आंसर रॉन्ग है। ठीक है, 204 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 z2 माइनस z1 जीरो है। तो ये तो कंडीशन किसकी है? 204 क्वेश्चन है, कोई सवाल है। क्यों? क्योंकि इसका एंगल अगर मैं z मान लूं और z1 मान लूं और z2 को यहां मान लूं तो z माइनस z1, ठीक है, और z2 माइनस z1, इनका एंगल 0 डिग्री 0 डिग्री, तो डिफरेंस भी 0 आएगा। हो गया ना सब मतलब सवाल। अगर इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा मैं आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। एक्चुअली ऐसे लिखते हैं ना, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 बराबर 0, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दोनों का एंगल जो बराबर हो तो इसमें होगा, लाइन उल्टी उल्टी नहीं हो सकती क्योंकि 180 हो जाएगा वो। ठीक है, एक ही तरफ होंगे डायरेक्शन में और वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये आपके उसमें भी लिखा हुआ है, थ्योरी में भी सर ने पढ़ा होगा। सिंपल आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। वो कब होगा? जब z1 z2 कोलिनियर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। टू जीरो फाइव z माइनस 5 आयोटा z प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1 लाइज ऑन, यह भी पढ़ा होगा कि z माइनस z2 z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 अगर है तो जो z है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा z1 z2 रहेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस दोनों का बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? इसका डिस्टेंस 5 आयोटा से यानी कि 0,5 से और 0,-5 से, यहाँ और यहाँ से डिस्टेंस बराबर है, तो लाइन जो भी होगी वो इसका डिस्टेंस बराबर है, तो लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस ही होगा कुछ ना कुछ। एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5 सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, सिंपल है। 206 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 z प्लस 1 इक्वल टू 60 डिग्री पाई बाई 3, तो क्या है ये लोकस? सर्कल क्या है? अच्छा 60 है, तो आर्ग्यूमेंट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 सर ये ना इक्वल टू पाई बाई 3, तो ये क्या आएगा? सोचो।